जागरण हाईटेक और दैनिक जागरण के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप कुशल मंगल हैं और आपके परिवार में भी इस वक्त सभी सेहतमंद हैं। और प्रार्थना भी करता हूं, कामना भी करता हूं कि हम इस कोविड के जो महामारी से इस वक्त हम पूरी चपेट में आ चुके हैं, इससे हम सब मिलकर लड़ें और बाहर आ सकें। बहुत दिनों बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। ज़्यादातर जब भी हम मिलते हैं तो हम मिलते हैं ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी खबरों के लिए, लॉन्चेस के लिए, रिव्यूज़ के लिए। इस वक्त वो सिलसिला थोड़ा थम चुका है, ज़रा रुक चुका है। वजह आप और हम जानते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री भी जुटी है कुछ और बेहद ज़रूरी काम करने में। जी हाँ, इस वक्त इंडस्ट्री भी एकजुट होकर कर रही है अपनी सोसाइटी का ख्याल, अपने स्टेट का ख्याल और अपनी कंट्री के लिए जो भी कर सके वो करने की कोशिश कर रही है। सभी कंपनीज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज हमारे इस खास इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बातचीत हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो कि जुड़ने जा रहे हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, सालों से आप इनसे रूबरू भी होते आ रहे हैं। पुनीत आनंद जी हैं, Hyundai इंडिया के, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको तारुफ की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो मुलाकात है वो बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर हम मिलते हैं लॉन्चेस के दौरान, लेकिन आज हम इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस बारे में बात करेंगे जिसकी इस वक्त मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां पर Hyundai इंडिया इस वक्त बहुत अच्छा काम भी कर रही है। इससे पहले भी जब कोविड महामारी हुई थी उस वक्त भी Hyundai ने आगे बढ़कर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे और इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए पुनीत जी हमारे साथ इससे जुड़े हैं। पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इस समय निकाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार में और हमारा जो Hyundai इंडिया परिवार है वहां पर भी सब कुछ कुशल मंगल और सभी स्वस्थ रहे। धन्यवाद सैम भाई। एक तो पहली बात, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके सौजन्य से दैनिक जागरण के दर्शकों के साथ अवगत हो रहा हूँ। और मेरी भी ये भगवान से प्रार्थना है कि हमारे देश के सारे वासी, हमारे जागरण परिवार के सभी जो श्रोता हैं, वो एकदम कुशल रहें, अपने परिवार के साथ रहें और इस आपदा के टाइम पर, जिसको हम अपने देश की महामारी या पूरे विश्व की एक महामारी जो है, उसको हम एक सफलता पूर्वक लड़ सके। और हमारी इंडस्ट्री उसके लिए कुछ भी करने को जो है वो तैयार है। पिछले साल भी हमने इस आपदा को देखा था, तब Hyundai की तरफ से हमने काफी नए नए इनिशिएटिव उठाए थे। पर इस साल जो मुझे दिख रहा है कि जो हमारे यहाँ पर सब आपदा आई है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। पर आप सबका सहयोग है हमारे साथ, आप सबका साथ है हमारे साथ, और हमें विश्वास है कि हम मिलकर एकजुट होकर एक फैमिली की तरह इस आपदा को लड़ेंगे और भारत अंत में जरूर जीतेगा। पुनीत जी, यही बात है जो मुझे बहुत पसंद आई है और ये लोगों से बांटते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम मुनाफे के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पर हम CSR की बात कर रहे हैं, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी को या जाने बचाने की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। ऐसे में इस कोविड का जो इस वक्त प्रकोप, ये जो दूसरा सैलाब आया है, इसमें गिविंग लाइफ बैक या ब्रिंगिंग लाइफ बैक जैसे कि आप कह रहे हैं, तो क्या आप हमें पूरी तरीके से बता सकते हैं कि इस इनिशिएटिव के दौरान Hyundai ने क्या-क्या कदम है जो कि उठाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये जो Hyundai Care 3.0 करके हमने जो इनिशिएटिव उठाया है, इसका हमने नाम रखा है बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ का मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश वापस उस एक अच्छी लाइफ की तरफ आए जो कि हम हमेशा अपने कस्टमर्स की, अपने देशवासियों के लिए हम जिनकी चाहना करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा, जब ये महामारी का प्रकोप पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। उस वक्त क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, हमको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमारे कस्टमर्स को नॉलेज नहीं थी, सरकार भी अभी इस नई प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो तब रिक्वायरमेंट जो थी वो थी फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, ड्राई राशंस, लोगों की आजीविका, लाइव्स एंड लाइवलीहुड दोनों जो थी उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि काफी लोगों की जॉब्स जा चुकी थी, पूरा देश जो था वो लॉकडाउन के बीच में था। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी वो भी हमको बड़ी तरह से हल करनी थी। तो इसके लिए हमने काफी इनिशिएटिव लिए। हमने कोरिया से टेस्टिंग किट्स मंगाई, हमने राशन खाना सारे स्टेट्स में बांटा, हमने मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट्स जैसी जो चीजें थी, जो मेडिकल इक्विपमेंट जिसको कहा जाता है, वो हमने बांटा।
पर अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल ये जो प्रकोप आया है ये एक दूसरी दुविधा के साथ आया जी। है। एक तो इसकी जो विरलिटी है, जो इसका स्प्रेड है वो बड़ा तेजी से हुआ है, और दूसरा इसका जो प्रकोप है वो ना ही एक मध्य वर्गीय लोगों बल्कि इवन हर तरह के पॉपुलेशन की तरफ हुआ है, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे जवान लोग हों, या चाहे वृद्ध लोग हों, सबके ऊपर बराबर से ये प्रकोप आया है। तो उसके कारण हमारी जो एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल सिस्टम, वो थोड़ा-सा डगमगा गया। और बिल्कुल। सडनली बड़े-बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें या कर्नाटका की बात करें, सडनली हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, आईसीयू बेड्स, इन सब की कमी हमको दिखने लगी। तो 27 अप्रैल को जब ये महामारी एकदम से इंडिया में शुरू हो रही थी, क्योंकि हमारे को पिछले साल का एक्सपीरियंस था, हमने उसी वक़्त कुछ नोन डॉक्टर्स के साथ अपनी कंपनी के साथ बैठ के एक स्कीम बनाई कि इस साल हमको क्या करना है। और हमने 27 अप्रैल को अपना Hyundai Care 3.0 का जो दायित्व था, जो हमारा बैक टू लाइफ का इनिशिएटिव था, ये हमने अनाउंस किया। और इसमें हमारा जो मेन फोकस था, किस तरह से हम कोविड सेंटर्स या ये जो मेडिकेयर सेंटर्स हैं, वहां पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सके। अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई अलग-अलग तरह से बढ़ सकती है। नंबर एक, अगर जी। हम हॉस्पिटल में कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, तो हमने 10 प्लांट की घोषणा की कि हम अलग स्टेट्स में 10 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे। दूसरा, जब एक पेशेंट जो है वो आईसीयू में या किसी वार्ड में एडमिट होता है, तो ऑक्सीजन के अलावा उसको ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हाई फ्लो इक्विपमेंट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई फ्लो नेजल ऑक्सीमीटर्स। वो ओके। भी हमने बाहर से मुहैया कराए, और ऑलरेडी हम देश में उसको बांट रहे हैं। बहुत तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको लोग कहते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, जिसका नाम मेडिकली बोला जाता है बाईपैप मशीन। तो वो बाईपैप मशीन भी हमने बाहर से मंगाई, और अब वो भी हम अपने देश की काफी राज्यों को मुहिम करा रहे हैं। और उसके अलावा छोटी चीजें जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे आपकी ऑक्सीजन की एसपीओ2 लेवल मानी जाती है, या थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, ये सब चीजें जो हैं हमने अपने देश में मुहैया कराने का एक बीड़ा उठाया। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जो कि हॉस्पिटल तक नहीं जाते और जिनकी एसपीओ2 लेवल 90 और 95 के बीच में है, उनके लिए एक और बड़ी कारगर मशीन है जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहा जाता है। यस। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने, जो कि इस वक्त बड़ी ज्यादा तादाद में मुश्किल से मिल रहे हैं, वो भी हमने खरीदे हैं, और वो हम अपने पूरे देश में अब वो भी बांट रहे हैं। तो कुल मिला के 5-6 चीजों का जो हमारा एक ये मिश्रण है, इसके साथ हम अपना Hyundai Care 3.0 बैक टू लाइफ का जो फ्यूचर है वो हम चला रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, हमने अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरा स्ट्रांग किया है कि मई मई के महीने में हमारा 80 टू 90% ये जो सारा का सारा इक्विपमेंट है, ये देश के दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हर जगह पर हम इसको मुहैया कराएंगे, ताकि लोगों की जानें बच सके, लाइवलीहुड बच सके और लाइफ भी बचे। बहुत अच्छा लग रहा है पुनीत जी, सुनते वक़्त भी कि आपने कस्टमर्स को परिवार माना है और परिवार की तरह ही शायद आप इस वक़्त इन सब का ख़्याल रख रहे हैं, जिसके लिए मैं भी आपका बेहद धन्यवाद करता हूँ। आपने ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करी जो कि 10 ऑक्सीजन प्लांट्स अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये अलग-अलग शहरों में लगाए जा रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा दे सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल, अगर जैसे कोई छोटा हॉस्पिटल जो कि 50 से 60 बेड्स की, जिसकी एक रूरल एरिया में लगा है, बड़े शहर में नहीं लगा, रूरल एरिया में लगा है, वहां पर ये जो प्लांट है, ये 20 से 25 सिलेंडर ऑक्सीजन एवरी डे वहीं पर कैप्टिव ऑक्सीजन बनाएगा। और कुछ हम बड़े प्लांट लगा रहे हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स के बीच में लगेंगे, इनकी क्षमता है 200 से ज्यादा सिलेंडर की दिन में। तो समझ लीजिए 20-25 सिलेंडर से लेके 200 तक के सिलेंडर की क्षमता इन प्लांट्स की है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल कितने बेड्स लगे हैं, कितनी उनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलरेडी है, ये सब चीजें जो मद्देनजर रखते हुए हमने 2-3 अलग-अलग तरह के प्लांट्स जो है किए हैं। एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, चेन्नई में एक जगह है, मद्रास में, उसको बोलते हैं तांबरम डिस्ट्रिक्ट। तांबरम में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जहां पर उनको 25 सिलेंडर की आवश्यकता है। तो वहां पर हमारा ऑलरेडी प्लांट का जो काम है वो चल रहा है। पर उसी तरह से तांबरम के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं टोंडरपेट, ये चेन्नई में ही है। वहां पर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, वहां पर उनको 200 सिलेंडर्स की जरूरत है, तो वहां पर हम एक बड़ा मेगा प्लांट भी लगा रहे हैं। तो अलग अलग जगह, राजस्थान में एक बीकानेर गांव में छोटा प्लांट है, तो वहां पर हम ये 25 से 30 सिलेंडर वाला प्लांट लगा रहे हैं। तो जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट को बनाने वाले जो हमारे वेंडर हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी काफी गवर्नमेंट के साथ काम किया है, उनकी इस क्षेत्र में महारत है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-1.5 महीने में ये सारे प्लांट जहां जहां पर गवर्नमेंट की रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, वहां पर ये प्लांट लग जाएंगे।
सर आपने टाइमलाइन की बात करी। इस महीने में ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि सब कुछ पूरा हो सके। ये टाइमलाइन मीट करना भी कोई आसान काम नहीं हुआ क्योंकि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इस वक़्त बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर शहरों में लॉकडाउन भी है। तो ऐसे में चीज़ों को अवेलेबल किया जा सके, टाइम पर लोगों को पहुँचाया जा सके, इस पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? और देखिए इसमें ये सरकारों की अगर बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए ये सबसे आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई है, क्योंकि कहते हैं इलाज के बीच में सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम ऑफ एक्शन। या अगर हम समय पर वो चीज़ मुहैया नहीं करवा सकेंगे, तो जितना भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले, क्योंकि हमको पिछले साल का थोड़ा एक्सपीरियंस था, हमने उन्हीं ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, चाहे उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो, बट क्वालिटी और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस और उनका एक नेटवर्क, उन्हीं लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं जिनका नेटवर्क है वो पैन इंडिया बेसिस पे है। क्योंकि मेडिकल लाइन जो है एक बड़ी डिफरेंट तरह की लाइन है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी अलग-अलग जगह पर ब्रांचेस हैं, तो जितने इक्विपमेंट हमको चाहिए, उनके अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमको उन शहरों में मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने नागपुर में परसों ऑलरेडी एचएफएनओ इक्विपमेंट जो हैं, हमारे माननीय श्री एमओआरटीएच के मिनिस्टर श्री गडकरी जी हैं, उनका सीएसआर का कैंपेन चल रहा है। हमने वहाँ पर वो सिलेंडर पहुँचाए। पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद पुणे को कुछ उनकी ज़रूरत थी, तो हमने वहाँ पर वो मशीनें पहुँचा दी। आज ये मशीनें हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी हैं, परसों तक ये हरियाणा में गुड़गाँव में पहुँच जाएँगी। तो नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स हमने इस तरह से रखा है, एक तो हमारा जितना डिस्पैच है वो हॉस्पिटल्स के नाम पर हो रहा है, और ये सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि किसी तरह की मेडिकल सप्लाई को एज़ एन इमरजेंसी व्हीकल की तरह चलाया जा रहा है। तो रास्ते में, शहरों में जहाँ पर बॉर्डर, जहाँ पर भी नाके लगे हैं, वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोई रोक नहीं है। तो इसलिए हमारी जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो बड़ी अच्छी है। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि हमारे जितने इक्विपमेंट, चाहे एचएफएनओ मशीन हो, बाईपैप मशीन हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वो मई के मंथ में हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। अ, अगर मैं थोड़ा-सा वापस पीछे जाना चाहूँ क्योंकि वो जो शुरुआत था, वो जो फर्स्ट वेव था, वहाँ पर जो आपके 3 मेन स्पर्श, संजीवनी और सक्षम थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। क्या वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? और खासकर मैं सक्षम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि इसका इफ़ेक्ट बाद में भी रहता है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और उसमें सक्षम में काफ़ी सारी मदद उसकी वजह से मिली थी। 100% प्लेसमेंट था उस वक़्त, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो सक्षम के द्वारा मिला था। तो क्या उन स्कीम्स को hyundai इंडिया दोबारा कंटिन्यू करेगी? क्या सक्षम एक बार फिर उसी तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा इस फेज़ 2 के बाद? देखिए एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये हमारी एक किस्मत है, या हमारा एक समझ लीजिए फ़ोरसाइटेडनेस था कि हमने पिछले साल पैंडेमिक के बाद कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल काम नए-नए शुरू किए थे, जिसमें आपने बताया प्रोजेक्ट सक्षम था और एक हमारा प्रोजेक्ट था स्पर्श संजीवनी। मैं थोड़ा-सा इनके बारे में आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। सक्षम हमने पिछले साल जब ये देखा कि ये पैंडेमिक है, तो हमने सोचा कि अगर आपका एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपके पास बेड्स भी हैं, आपके पास मटीरियल भी है, इक्विपमेंट भी है, और आपके पास फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं है, अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है, नर्सेज़ नहीं है, जैनिटर्स नहीं है, तो भी आपका ये इक्विपमेंट किसी काम का नहीं। तो हमने ये प्रोजेक्ट सक्षम का बीड़ा पिछले साल सितंबर में उठाया था, और हमने इसको पायलट के तौर पर हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में और बिहार में और महाराष्ट्र में, हमने वहाँ पर 600 बच्चों को, जो कि 22 साल के ऊपर थे, उनको मेडिकल फील्ड में ट्रेनिंग दी। 2 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग, और उनको प्रॉपर हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट दिलवाया। उनमें से 600 बच्चों में से आज मुझे बड़ा गर्व है कि 450 बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। और हमारा ये जो इस वक़्त का जो पैंडेमिक है, कहीं न कहीं पर उनका एक जो हेल्प और उनका एक स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीब्यूशन है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर हम इस सक्षम को एक्सपेंड करेंगे। हमने ऑलरेडी काफ़ी राज्यों में बात कर ली है, और कम से कम नहीं तो 1400 बच्चों को हम इस साल और ट्रेनिंग देंगे, ताकि आने वाले टाइम पे 1400 और 600 2000 लोग एक मेडिकल फील्ड के जैनिटर्स, नर्सेस, फ्रंट लाइन स्टाफ है जो ट्रेन हो सकेंगे। तो ये तो था हमारा प्रोजेक्ट सक्षम। दूसरा हमारा हमने जो शुरू किया था स्पर्श संजीवनी। एक्चुअली आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था रूरल एरिया का। तो शहरों में तो हमको हर तरह की फैसिलिटी मिल सकती है, हॉस्पिटल मिल सकते हैं, एम्बुलेंसेस मिल सकती हैं, डॉक्टर्स मिल सकते हैं, बट उन जगह का क्या जहां पर रोज डॉक्टर नहीं जा सकते, या जहां पर किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये स्पर्श संजीवनी के एक नया कार्यक्रम को शुरू किया, जिसके अंडर हमारे दो प्रोग्राम है। एक है मोबाइल मेडिकल यूनिट, और दूसरा है हमारा
टेलीमेडिसिन या सैटेलाइट क्लिनिक। तो हमने राजस्थान के सबसे पहले, क्योंकि राजस्थान में काफी रूरल एरिया है, हमने लक्ष्मणगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा। वहां पर हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट अपना शुरू कर दिया, जो कि जनवरी के मंथ से चल रहा है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट 5,000 से ज्यादा पेशेंट्स को ऑलरेडी देख चुका है, और 16 गांव उस लक्ष्मणगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ अटैच्ड है। तो ये हर दिन मोबाइल मेडिकल यूनिट लक्ष्मणगढ़ के उन 16 गांव में जाता है, वहां पर लोगों को कोविड की अवेयरनेस देता है, छोटी मोटी बीमारियां, फीवर या पेट खराब या किसी तरह की और जो छोटी रूरल एरिया में बीमारियां होती हैं, उनके बारे में उनको अवगत करता है, मुफ्त में उनको ट्रेनिंग देता है, उनको दवाइयां देता है और उनका इलाज करता है। तो ये हमने जब देखा तो ये बड़ा अच्छा था, हमको लगा, इसलिए हमने 6 राज्यों में और ऐसी 6 और मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने का बीड़ा उठा लिया है। और ये अगले 2-3 महीनों में ये ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और आसाम में ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं ये शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो मैंने बताया आपको, सैटेलाइट क्लिनिक्स, जिसको हम टेलीमेडिसिन बोलते हैं। हर गांव में, हर कस्बे में डॉक्टर नहीं आ सकता, बट टेक्नोलॉजी तो आ सकती है। तो हमने छोटे छोटे शहरों में क्या किया है, ये टेलीमेडिसिन क्लिनिक खोले, जिसमें एक नर्सिंग रूम है और एक कॉन्फ्रेंसिंग रूम है। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने पेशेंट्स की को देख के उनकी किस तरह की बीमारी है या उनका किस तरह का इलाज चल रहा है, उसको टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको एक दवाई प्रदान करते हैं। दवाइयां हमारे टेलीमेडिसिन क्लिनिक में हैं और एक अच्छा उनको उपचार मिल सकता है रिनाउंड डॉक्टर का। तो हमने इस क्लिनिक के बाद हमने 10 शहरों में और क्लिनिक्स खोलने का बीड़ा उठाया है, और आने वाले टाइम पे कम से कम 15 टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स और हम देश में खोलेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्षम 2,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करके जॉब देगा, हमारी 10 से 12 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलेंगी, और हमारे कम से कम 15 से 20 टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स जो है वो देश में खुलेंगे। तो ये पेंडेमिक को नजर में रख के नहीं था, ये हमारा एक थॉट था कि आने वाले टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कहीं पर वो हमारा डिसीजन सही निकला, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल ये जो हमारा जो बीड़ा है, ये हमारे इस पेंडेमिक को हेल्प करने में हमारा बड़ा कारगर साबित होगा, और हमारी एक मेडिकल जो इनिशिएशन है उसको और आगे लेके जाएगा। पुनीत जी, जागरण न्यू मीडिया की तरफ से, अपने सारे दर्शकों की तरफ से और खुद पर्सनली अपनी तरफ से मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, और पूरी हिंदा इंडिया की जो टीम है और खासकर जो सीएसआर टीम है उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे मुश्किल वक्त में और बहुत मुश्किल वक्त है, जैसा हमारे लिए मुश्किल वक्त है वैसा ही मुश्किल वक्त आपके लिए भी है, लेकिन उसमें आप आगे निकल कर आ रहे हैं। आपके जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं वो सब उसी मुश्किलात में काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और आपकी जो दूरदर्शिता है जो इस वक्त काम कर रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि हम सब ये जो इस वक्त कोविड की समस्या से सब परेशान हो चुके हैं, इससे एकजुट होकर, मिलकर, साथ लड़कर बाहर आ सकें, और एक बार फिर एक खुली हवा में सांस लेने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो सके। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं आपके दैनिक जागरण के माध्यम से अपने दर्शकों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि यू मस्ट स्टे सेफ, यू मस्ट बी सेफ। आप अपने सरकार ने जितने तरह के निर्देश दिए आप उनका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, प्रॉपर सैनिटेशन कीजिए, और हम, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक साथ मिलके इस आपदा का कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा देश वापस उस खुशहाल देश बनेगा जो कि हमेशा भारत रहा है। इसलिए ये हमारी इकट्ठी फाइट है, इट्स अ फैमिली फाइट, एंड आई एम श्योर एज अ फैमिली विल बी एबल टू विन इट। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने जागरण के चैनल पे आज मुझे लाया ताकि मैं अपने कुछ जो हम मेरे भाव हैं वो मैं व्यक्त कर सकूं। और मेरी अगेन विनती है अपने दर्शकों से कि प्लीज बी सेफ, स्टे सेफ एंड वर्क ऑन ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग। I will धन्यवाद। repeat what Puneet sir said कि प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ये दौर मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो इस मुश्किल से भी आगे निकल जाएंगे। जस्ट ए फेस, इट विल गो ऑन। और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है दोस्तों कि प्लीज, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से निकल कर अभी आया हूँ, जानता हूँ कि कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, और आसपास इस वक्त जो माहौल है उसको देखकर आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी, अपने देश का ख्याल रखें, और इसके लिए स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।